नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फिलोसेफियंस। मेरा नाम है कन्हैया सब्यसाची। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण करके जो राजनीतिक संकट पैदा करने की कोशिश की गई, उस राजनीतिक संकट से तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि अभी तक क्या-क्या चीजें घटित हुई हैं। तो साथियों, पिछले शनिवार को हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके अपने मिलिट्री स्ट्राइक के जरिए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करा लिया और अपने यहाँ बुला लिया है। उसके बाद से अब अमेरिका का मानना है कि निकोलस मादुरो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अमेरिका का यह एलिगेशन है कि निकोलस मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के दोषी हैं, इसलिए उन्हें दंडित होना चाहिए। इस घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रिया प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया। एक समूह का मानना है कि अमेरिका का यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है, जबकि दूसरा समूह अमेरिका को समर्थन कर रहा है। भारत का जो स्टैंड है इस दोनों के मध्य में है। भारत ने इस कृत्य की न तो निंदा किया है और न ही समर्थन किया है, बल्कि इस पूरे मुद्दे पर गहन चिंता व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाषाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। जब आप किसी कृत्य की निंदा करते हैं और किसी कृत्य पर केवल चिंता व्यक्त करते हैं, तो ये दोनों पूरी तरीके से अलग-अलग बातें हैं। जब आप निंदा करते हैं, तो आप दोषी को पहचान रहे होते हैं और उसके दोषपूर्ण आचरण के लिए उसका निंदा करते हैं। लेकिन जब आप चिंता व्यक्त करते हैं, तो न तो इसमें दोषी को पहचानना होता है और न ही उसके दोषपूर्ण आचरण के लिए निंदा करना होता है। मीडिया जगत में भी इस घटना से संबंधित अलग-अलग प्रतिक्रिया शामिल हो गए। एक पत्रकार शुभंकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर खतरा के रूप में देखा है। उनके इस थंबनेल को मैंने यहाँ पे फेयर यूज के पर्पज से इस्तेमाल किया है। तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण, क्या यह घटना लोकतंत्र पर खतरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए, या लोकतंत्र के अतिरिक्त अन्य भी कोई राजनीतिक दार्शनिक अवधारणा है जिसको हमें इस घटना से संबंधित करके देखने समझने की जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहले हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र पर खतरा किसे कहते हैं, यानी कि किस परिस्थिति को यह मान लेना चाहिए कि इसे हम लोकतंत्र पर खतरा कह सकते हैं। तो इस हेतु सबसे पहले हम यह देखना होगा कि लोकतांत्रिक स्तंभ किसे कहते हैं। जो कोर डेमोक्रेटिक पिलर है, यदि उस पिलर पर किसी तरह की क्षति हो रही है, यदि उस पिलर पर किसी तरह को आघात पहुंची है, तो हम मान लेंगे कि लोकतंत्र पर खतरा हुआ है। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि वह लोकतांत्रिक पिलर क्या है। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि पहला लोकतांत्रिक पिलर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र में जनता के पास यह अधिकार रहता है कि वह निर्वाचन के माध्यम से शासन का बागडोर संभाल सकता है, यानी कि निर्वाचित होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को रहता है। परंतु यदि निर्वाचन की प्रक्रिया ही निष्पक्ष और स्वतंत्र न हो, यदि निर्वाचन की प्रक्रिया की शुचिता ही भंग हो जाए, तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र को क्षति पहुंची है। ऐसे स्थिति से तात्पर्य क्या है? ऐसे स्थिति से तात्पर्य क्या है? जब शासन में बैठा हुआ शासक संसाधनों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दल के पक्ष में करने लग जाए, या फिर सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल अपनी मजबूती के लिए करने लग जाए और विपक्ष को कमजोर करने के लिए करने लग जाए, या फिर निर्वाचन आयोग सत्ताधारी दलों की सुविधा के अनुसार अपनी गतिविधियां संचालित करने लग जाए, तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र पर खतरा है। और वह खतरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो प्रणाली है वह बाधित हुई है। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि पीरियोडिक इलेक्शन लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, यानी कि शासन कौन करेगा इसको निर्वाचन के माध्यम से तय किया जाता है, और वह निर्वाचन एक निश्चित अवधि के दौरान होना अनिवार्य है। किसी देश में शासक का निर्वाचन की अवधि 4 साल बाद होती है, कहीं पे 5 साल, कहीं पे 6 साल बाद हो सकती है। इस अवधि को आवधिक निर्वाचन कहते हैं।
परंतु कोई शासक निर्वाचित होकर के एक बार शासन में बैठ जाने के बाद से अपने कार्यकाल को 10 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहे तो हम क्या कहेंगे कि लोकतंत्र को खतरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आवधिक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत का हनन हुआ है। इसी तरीके से दूसरा लोकतांत्रिक पिलर क्या है? तो दूसरा लोकतांत्रिक पिलर है सेपरेशन ऑफ पावर। लोकतंत्र में शक्तियां 3 संस्थाओं में विभाजित होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का कार्य है विधान का निर्माण करना, कानून बनाना। कार्यपालिका उस विधान को लागू करती है और न्यायपालिका उस विधान को बनते समय यदि किसी तरह की त्रुटि हुई है या उसके इम्प्लीमेंटेशन में यदि किसी तरह की त्रुटि हुई है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार हनन हुआ है या अधिकार से समझौता हुआ है, तो उस आधार पे यह न्याय स्थापित करने का कार्य करती है। परंतु इस तरह शक्तियां यदि अलग-अलग संस्थाओं में निहित न होकर के एक ही संस्था में यदि निहित होने लग जाए, तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र को खतरा हुआ है। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य को संचालित करने लग जाए या विधायिका के कार्य को संचालित करने लग जाए, न्यायपालिका यदि कार्यपालिका की शक्तियों का संचालित करने लग जाए और विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियों को संचालित करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संस्था अन्य के कार्यों को संचालित कर रही है, वह अपने आप में निरंकुशता को प्राप्त कर लेगी और हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हुआ है। इसी तरीके से तीसरा हम कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। और कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? कानून के शासन से तात्पर्य है कि सर्वोच्चता कानून का होना चाहिए। शासन में बैठने के बाद से यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने लग जाए तो वह उससे स्वेच्छाचारिता बढ़ सकती है। शासन में बैठने के बाद से यदि कोई राजनीतिक दल अपने विचारधारा के अनुसार शासन करने लग जाए, न्याय व दंड की व्याख्या अपनी विचारधारा को आधार मान करके करने लग जाए, तो हम कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत का वायलेशन हुआ है और इस तरीके से लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र पर खतरा तब होता है जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी तरह से बाधित होती है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होने से क्या तात्पर्य? जब न्यायपालिका निष्पक्षता के अनुसार न्याय प्रदान न कर सके, अर्थात उसकी निष्पक्षता किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गई, उसके निर्णय किसी तरीके से दबाव में दिए जा रहे हैं या उसके नियुक्तियों में अनावश्यक कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो गया, तो यह माना जाएगा कि लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र पर खतरा तब होती है जब फ्री मीडिया एंड अपोजिशन के सिद्धांत में क्षति पहुंचती है। लोकतंत्र में मीडिया को भी निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। यदि मीडिया सरकार के गलत निर्णयों को जस्टिफाई कर, वह सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की साहस न दिखाए, तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हुआ है। और न केवल मीडिया बल्कि लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत जरूरी है। इसीलिए विपक्ष को वैकल्पिक सरकार के नाम से भी जानते हैं। यदि सत्ता पक्ष किसी तरह की भ्रष्टाचार करती है या उसकी त्रुटियों में किसी तरह का दोष है, पक्षपात है, राग व द्वेष है, तो जनता विपक्ष को एक सरकार की भूमिका में स्थापित करती है। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की उपस्थिति भी बहुत ही अनिवार्य है। और लोकतंत्र पे खतरा तब होता है जब किसी तरह से सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किए जाए। और सिविल लिबर्टी से क्या तात्पर्य है? हम जो भाषा बोलना चाह रहे हैं, हम जो अपना पेशा चुनना चाह रहे हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, यदि इन सभी स्वतंत्रताओं में से किसी स्वतंत्रता को हमारी सीमित कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र पर खतरा हुआ है। तो अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर जो आक्रमण किया गया और वहां के राष्ट्रपति की जो गिरफ्तारी की गई, इस घटना को भी लोकतंत्र के प्रति खतरा के रूप में देखा जा सकता है क्या?
तो हम देखेंगे कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति की गिरफ्तारी करा लिया गया और उस राष्ट्रपति के पद पर एक दूसरा व्यक्ति पदस्थापित हुआ जो उस पद के लिए जिसका निर्वाचन नहीं है। इस आधार पे तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति खतरा हुआ है, परंतु यह घटना प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के प्रति खतरा नहीं होकर के संप्रभुता के अवधारणा से जुड़ा हुआ है। सीमित अर्थ में लोकतंत्र को खतरा जरूर हुआ है, पर व्यापक अर्थ में यह पूरी घटना संप्रभुता से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि संप्रभुता किसे कहते हैं। तो संप्रभुता राज्य की सुप्रीम, एब्सोल्यूट एंड फाइनल पावर है। जब तक किसी राज्य में संप्रभुता विद्यमान नहीं है, तब तक उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राज्य से तात्पर्य क्या है। प्रायः तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ इन सभी प्रदेशों को राज्य के रूप में जानते हैं, परंतु विशुद्ध राजनीतिक भाषा में राज्य इसे नहीं कहते। विशुद्ध राजनीतिक भाषा में राज्य उसे ही कहा जा सकता है जिसके पास संप्रभुता हो, अर्थात राज्य के 4 संघटक तत्व हैं। यदि इन 4 संघटक तत्वों की उपस्थिति कहीं पर है, तभी ही उसे राज्य कह सकते हैं। और वो 4 संघटक तत्व क्या हैं? तो वह 4 संघटक तत्व हैं। सबसे पहला टेरिटरी, यानी कि भूभाग, जिसको आप देख सकते हैं कि भारत का एक भूभाग है। दूसरा पॉपुलेशन, जिसको आप देख सकते हैं कि भारत पर रहने वाले नागरिक को आप समझ सकते हैं। तीसरा गवर्नमेंट, इस भूभाग पर शासन करने वाली एक सरकार। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सॉवरेनिटी। इसे राज्य की आत्मा भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को राज्य इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पास यही आत्मा नहीं है। उत्तर प्रदेश और राज्य एक प्रदेश है, यह तो यूनिट ऑफ स्टेट है। और स्टेट कौन है? स्टेट है भारत। तो राज्य होने के लिए उसका एक राज्य क्षेत्र होना जरूरी है, उस पर रहने वाली जनसंख्या जरूरी है और उस जनसंख्या पर शासन करने वाली सरकार का होना अनिवार्य है। परंतु इसे राज्य नहीं कह सकते जब तक एक संप्रभुता नामक शक्ति न हो। और यह संप्रभुता नामक शक्ति क्या है? यह संप्रभुता एक अमूर्त शक्ति है। बाकी सभी चीजें तो आपको दिखाई दे रही है। आप भूभाग को भी देख रहे हैं, आप उस पे रहने वाली जनसंख्या को भी देख रहे हैं और आप उसके सरकार को भी देख सकते हैं, लेकिन संप्रभुता दिखाई नहीं देती। संप्रभुता का भौतिक स्वरूप नहीं है। संप्रभुता एक अमूर्त शक्ति है और अमूर्त से तात्पर्य है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते। उत्तर प्रदेश और बिहार के पास भी अपनी एक टेरिटरी है, अपनी एक पॉपुलेशन है, अपनी एक सरकार है, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ऐसे प्रदेशों के पास संप्रभुता नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों को संप्रभु राज्य नहीं कह सकते। तो संप्रभुता है क्या? संप्रभुता एक राज्य में निवास करने वाली सुप्रीम, एब्सोल्यूट एंड फाइनल अथॉरिटी है। जब राज्य को परिभाषित करने चलोगे कि राज्य क्या है, तो आप कहोगे कि राज्य वह संस्थान है जो संप्रभु है। और जब आप संप्रभुता को परिभाषित करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि संप्रभुता वह शक्ति है जो राज्य में निवास करती है। यानी कि राज्य को परिभाषित करने के लिए संप्रभुता की आवश्यकता पड़ती है और संप्रभुता को परिभाषित करने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो राज्य और संप्रभुता में एक अन्योन्याश्रय का संबंध है। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है और संप्रभुता के लिए राज्य आवश्यक है। इसीलिए जेलिनेक नामक एक दार्शनिक ने, पॉलिटिकल फिलोसोफर ने कहा कि राज्य में राजत्व तब तक नहीं आ सकता जब तक उसके अंदर संप्रभुता न हो। तो संप्रभुता क्या है? स्टेट का स्टेटहुड ही संप्रभुता कहलाता है। राज्य का अस्तित्व संप्रभुता के बिना हो ही नहीं सकता और संप्रभुता राज्य के बिना उपभोग ही नहीं की जा सकती।
यानी कि राज्य ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो संप्रभुता का उपभोग कर सकती है। संप्रभुता एक राज्य क्षेत्र में सर्वव्यापी शक्ति है। मान लीजिए कि भारत एक राज्य क्षेत्र है, तो एक भी व्यक्ति जो भारत के टेरिटरी में अभी उपस्थित है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि मैं भारत के संप्रभुता के अधीन नहीं हूं। नीरव मोदी और विजय माल्या टाइप के भगोड़े लोगों को भले ही यह भ्रम हो सकता है कि वह भारत के संप्रभुता के अधीन नहीं है, फिर भी संप्रभुता से उनका पीछा छूटा नहीं है। वो भारत की संप्रभुता से तो बचे, परंतु अभी वो ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन है। इसी प्रकार जिस तरह से संप्रभुता ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, उसी तरह संप्रभुता राज्य से इनसेपरेबल भी है। यानी कि संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। संप्रभुता से राज्य का पृथक हो जाना ही राज्य का आत्महत्या है। यानी कि कोई राज्य यह कहता हो कि मैंने अपने आप को संप्रभुता से पृथक कर लिया है, इसका मतलब कि उस राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। एक राज्य में एक ही संप्रभुता निवास कर सकती है, यानी कि एक राज्य एक संप्रभुता का सिद्धांत होता है। एक राज्य में दो संप्रभुता एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। विलोबी नामक दार्शनिक ने कहा है कि जिस तरह से एक व्यक्ति के अंदर दो सर्वश्रेष्ठ इच्छाएं नहीं रह सकती, उसी तरह एक राज्य के अंदर दो संप्रभुता नहीं रह सकती। एक ही राज्य क्षेत्र में दो संप्रभुता है, इसका तात्पर्य है कि दो राज्य क्षेत्र है, यानी कि दो सॉवरेन स्टेट। ऐसी कभी स्थिति हो ही नहीं सकती कि राज्य तो एक हो परंतु संप्रभुता दो एग्जिस्ट कर रही हो। दो संप्रभुता एग्जिस्ट करने का तात्पर्य ही है कि आप एक राज्य की दो संप्रभुता है ऐसा ना कह करके आप कहिए कि दो राज्य और दो संप्रभुता, और इसका मतलब ही हुआ कि एक राज्य एक संप्रभुता। इस संप्रभुता के कारण ही एक राज्य अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च अथॉरिटी होती है। यानी कि विकास की गति क्या हो, दंड का विधान क्या होना चाहिए, न्याय की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, अशांति से निपटने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और न केवल आंतरिक मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शक्ति, बल्कि संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य बाह्य मामलों यानी कि एक्सटर्नल अफेयर में भी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है। जैसे कि भारत अपने आंतरिक विकास के लिए डिसाइड कर सकती है, और न केवल आंतरिक विकास बल्कि विदेश में किस देश से किस तरह का संबंध होना चाहिए, किस देश के साथ किस तरह के हमारे व्यापार समझौते होने चाहिए, किस देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है, किसके साथ शांति की घोषणा करनी है, यह सब भी इसलिए संभव है क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। 1947 के पहले भारत संप्रभु नहीं था। उस कालखंड के दौरान जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तब हम भारत को संप्रभु नहीं कह सकते थे। क्योंकि भारत के आंतरिक मामले में भी ब्रिटेन का हस्तक्षेप तो था ही साथ बाह्य मामलों में भी ब्रिटेन का हस्तक्षेप था। यानी कि भारत ब्रिटेन के संप्रभुता के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना या संप्रभु राज्य बना, उसके बाद से भारत के पास अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शक्ति विद्यमान हो गई, बल्कि बाह्य मामलों में भी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शक्ति आ गई। भारत के क्रांतिकारियों की जुनून, आत्म बलिदान करने की उनकी सामर्थ्य, संघर्ष करने की क्षमता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत सर्वोच्च है, और उस दिन भारत संप्रभु राज्य के रूप में 15 अगस्त 1947 स्थापित हुआ। अब समझने की बात है कि संप्रभुता में वैधता कहां से आती है। क्यों कोई व्यक्ति या नागरिक उस राज्य के संप्रभुता की अधीनता को अपनाते हैं। यह संप्रभुता की अधीनता बाध्यकारी तो है, परंतु वह किसी व्यवस्था का परिणाम नहीं। हम संप्रभुता के अधीन रह करके ही अपनी आत्म विकास कर सकते हैं। राज्य के बंधनों को हम इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि राज्य हमें अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्य व्यक्ति को
अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और साथ ही साथ राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता के अधीन इसलिए है क्योंकि अराजकता के सिचुएशन या अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो। अराजकता से बचने के लिए संप्रभुता की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। तो यह व्यवस्था नहीं बल्कि अराजकता से दूर रहने के लिए एक अनिवार्यता है। इसलिए संप्रभुता के आदेश बाध्यकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि संप्रभुता के आदेश बाध्यकारी न हो तो इसका मतलब है एक तरह की अराजकता को निमंत्रित करना। और अपने इसी औचित्य के कारण राज्य को इस हद तक शक्ति प्रदान की गई है कि वह वैध हिंसा करने का भी अधिकार रखती है। अर्थात हिंसा दो तरह के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई हिंसा कर दिया तो वह अवैध हिंसा कहलाती है, क्योंकि वह अराजकता के सूचक है। परंतु उसी अवैध हिंसा को करने के लिए उसी अवैध हिंसा को करने वाला जो व्यक्ति है उसके खिलाफ राज्य वैध हिंसा कर सकती है, यानी कि उसको दंडित कर सकती है। और उस दंड विधान में यदि मृत्यु दंड भी उचित है तो राज्य उसे भी प्रदान करती है, क्योंकि वह अराजकता के विरोध में है। तो राज्य वैध हिंसा भी करती है ताकि अवैध हिंसा को नियंत्रित रखा जाए। अवैध हिंसा अराजकता का प्रतीक है, जबकि वैध हिंसा राज्य की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अभी तक हमने देखा कि संप्रभुता ऑल परवेडिंग है, यानी कि सर्वव्यापक है। संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। एक राज्य में एक ही संप्रभुता निहित हो सकती है। संप्रभुता राज्य की एब्सोल्यूट, सुप्रीम और फाइनल अथॉरिटी है। संप्रभुता अमूर्त होते हैं और संप्रभुता की वैधता जनता से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अराजकता की स्थिति में नहीं रहना चाहता और अराजकता की अनुपस्थिति का मतलब ही है राज्य की उपस्थिति, और राज्य की उपस्थिति का तात्पर्य है कि संप्रभुता की अधीनता को स्वीकार करना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं। सरकार की आलोचना की जा सकती है, राज्य की संप्रभुता की आलोचना नहीं की जा सकती। राज्य के संप्रभुता की आलोचना आपने किया है, वह राजद्रोह कहलाता है, और राजद्रोह करने वाले को राज्य कभी बर्दाश्त नहीं करती। इस तरह से राज्य की संप्रभुता को चुनौती देना और सरकार की आलोचना करना, ये पूरी तरीके से दो अलग अलग बातें हैं। तो राज्य संप्रभुता से युक्त एक अमूर्त सर्वोच्च प्राधिकारी संस्थान है। राज्य चूंकि संप्रभुता अमूर्त है, इसीलिए राज्य भी अमूर्त है। राज्य सरकार से अलग है, सरकार को राज्य नहीं कहे जा सकते। तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य एक अनिवार्य संस्थान है, और इसी बिहाफ पर राज्य एक से एक कठोर निर्णयों को अनुपालन कराते हैं। राज्य को यदि यह आशंका है कि नकली नोटों को प्रचलन से आतंकवाद बढ़ सकता है, जिसके बाद से बाह्य आक्रमण या आंतरिक चुनौतियां हो सकती है हमारे राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति, तो राज्य घोषणा करता है कि आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन समाप्त हो जाएगा। यानी कि 500 और 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगा। राज्य को जब यह आशंका हो जाए कि कोविड जनित एक प्राकृतिक महामारी हमारे नागरिकों की जान को बहुत व्यापक पैमाने पे असुरक्षा में डालने वाली है, तो राज्य घोषणा कर सकता है कि आज शाम के 8 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन की व्यवस्था है। आप सोच रहे होंगे यह सभी घोषणाएं तो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा अवश्य ही की जाती है,
परंतु अल्टीमेट अथॉरिटी प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि राज्य का वह संकल्प है जिसमें राज्य ने आपको बाह्य आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री तो राज्य के एक प्रतिनिधि है। सरकार तो राज्य नामक उस परम शक्ति की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का एक साधन है। सरकार राज्य नहीं होते, राज्य और सरकार दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि कई सरकारें या सरकार के प्रमुख डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का निर्वाचन जून 2013 से 2018 तक के लिए हुआ था, परंतु पनामा पेपर्स संबंधित भ्रष्टाचार के लिए उन्हें वहां की न्यायपालिका ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो एक तरीके से वो तो सरकार के शीर्ष पे बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री थे, फिर भी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी किसके आदेश पे हुई? फिर आप देखेंगे कि यह गिरफ्तारी न्यायपालिका के आदेश से हुई, परंतु न्यायपालिका के पास भी यह शक्ति कहां से आ रही है? तो आप कहेंगे संविधान से। और संविधान के पास यह शक्ति कहां से आ रही है? तो कहेंगे संविधान सभा से, या कह सकते हैं संसद से। परंतु संसद भी अपने आप में निरंकुश या सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब कि सरकार के जितने भी अंग हैं उसमें से किसी एक संस्था को सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता। तो सर्वोच्च है कौन? सर्वोच्च यह सभी भौतिक रूप से दिखाई देने वाली कोई एक संस्थान नहीं है। सर्वोच्च संस्था के रूप में केवल और केवल आप राज्य को समझ सकते हैं, और राज्य को आप देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्थान है और सरकार के माध्यम से जो भी निर्णय आते हैं वह राज्य के उसी संकल्पों के परिणाम होते हैं, राज्य के संकल्पों के अनुकूल होते हैं। राज्य के संकल्पों के विपरीत कोई सरकार यदि जाने की कोशिश करती है तो उसे दोषी माना जाता है। तो राज्य की उपस्थिति हमारे लिए इतना आवश्यक है कि यदि हम राज्य की उपस्थिति का विरोध करें तो इसका मतलब है कि अराजकता की उपस्थिति को निमंत्रित करना, और अराजकता की स्थिति का मतलब है मत्स्य न्याय, तीसरी जस्टिस। मत्स्य न्याय एक से संचालित समाज की कुछ परिकल्पना आप इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरीके से बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, परंतु उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, और उससे बड़ी मछली को और उससे भी बड़ी। इसी तरीके से राज्य की अनुपस्थिति का मतलब है कि मत्स्य न्याय की उपस्थिति। यदि राज्य न रहे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यवस्थापक नहीं रहेगा हमारे मध्य में। जो शक्तिशाली होगा उसी का शासन चलेगा। लेकिन शक्तिशाली कौन होगा? क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली होने का दावा करे, उससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति उपस्थित होने की संभावना है। तो इसलिए मत्स्य न्याय की उपस्थिति में किसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। तो इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। राज्य हमारे विकास के लिए, यानी कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण करती है। और यह आवश्यक दशाएं क्या? यदि किसी को अपने विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है तो राज्य शिक्षा की प्रबंध करती है। राज्य विश्वविद्यालय, स्कूल आदि सभी चीजों को प्रबंध करती है। राज्य फेलोशिप का भी प्रबंध करती है, स्वच्छता का प्रबंध करती है। यहाँ तक कि आपके गली मोहल्लों में कर्मचारियों की नियुक्ति स्वच्छता के लिए की गई है, करती है। यहाँ तक कि आपके गली मोहल्लों में कर्मचारियों की नियुक्ति स्वच्छता के लिए की गई है। राज्य आपके उचित स्वास्थ्य का प्रबंध करती है। राज्य आपकी सुरक्षा का प्रबंध तो करती ही है। तो इसलिए राज्य की अनिवार्यता है। तो इसलिए राज्य की अनिवार्यता है, वह राज्य की उपस्थिति ही है जिसके कारण आप सड़क पर निकलते हैं, चाहे पैदल ही निकलते हो या साइकिल से ही निकलते हैं, फिर भी आपको कोई फॉर्च्यूनर वाला, आपको कोई BMW से चलने वाला व्यक्ति, आपको कोई फरारी से चलने वाला व्यक्ति कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि राज्य की उपस्थिति का डर है।
वह राज्य की उपस्थिति ही है जिसके कारण आप अपना आलीशान घर बनाते हैं और उसे आप अपना घर मानते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि तुम्हारा घर मुझे पसंद आया, चलो तुम निकलो यहाँ से। तो आपका घर इसलिए है क्योंकि राज्य की उपस्थिति है। वह राज्य की उपस्थिति ही है जिसके कारण आप किसी दुकानदार के पास अपने पैसे लेकर के जाते हैं और जब अपने पैसे को देते हैं तो वह उसके बदले में आपके जरूरत के अनुसार वस्तु प्रदान करता है। अन्यथा ऐसा भी हो सकता था कि आपसे पैसा तो ले लिया परंतु आपके आवश्यकता के अनुसार वस्तु न दिया। यह विपरीत रूप में यह भी हो सकता था कि आप उससे वस्तु तो ले लिए परंतु उसको उसका पैसा नहीं दिया। तो एक दुकान पर भी लेन देन इसलिए सफलता से संचालित हो रहा है क्योंकि राज्य की उपस्थिति का भय है। अन्यथा दुकान पर तो आप जाते, आपसे आपका पैसा तो ले लिया जाता परंतु आपको वह दुकानदार आपको कोई वस्तु नहीं देता। फिर आप पीके मूवी की तरह यह कह रहे होते कि पैसा तो ले लिया परंतु सामानवा नहीं दिया। तो इस लेन देन को सफल बनाने के पीछे भी राज्य की उपस्थिति है। तो इस तरह से हमने अभी तक राज्य किसे कहते हैं वह राज्य की संप्रभुता नामक शक्ति क्या है इसको समझने की कोशिश किया है। इसमें एक चीज हम आपको और जोड़ना चाहेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है परंतु वह एक राज्य का रूप कब धारण कर सकता है? बलूचिस्तान राज्य का रूप तब धारण कर सकता है जब बलूचिस्तान के पास अपनी संप्रभुता स्थापित हो जाए। इसलिए बलूचिस्तान को क्या करना होगा? बलूचिस्तान को अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना होगा और तब तक संघर्ष करने में यदि बलूचिस्तान सक्षम हुआ जब तक पाकिस्तान उसके संप्रभुता को रिकॉग्नाइज न कर जाए और न केवल पाकिस्तान बल्कि विश्व भी उसके संप्रभुता को रिकॉग्नाइज न कर जाए। अर्थात बलूचिस्तान को अपने संप्रभुता की स्थापना के लिए पाकिस्तान को आत्मसमर्पण कराना ही होगा और जिस दिन पाकिस्तान बलूचिस्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर देगा उस दिन बलूचिस्तान के पास अपनी संप्रभुता स्थापित हो जाएगी और बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत न कहला करके एक राज्य का स्वरूप धारण कर लेगा। तो अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की जो गिरफ्तारी कराई गई उससे राज्य और संप्रभुता का अवधारणा कैसे संबंधित है। तो आप यह समझिए कि वेनेजुएला अपने आप में एक संप्रभु राज्य है और अमेरिका एक दूसरा संप्रभु राज्य है और एक संप्रभु राज्य अपने सैनिक को दूसरे संप्रभु राज्य के टेरिटरी में भू क्षेत्र में बिना सहमति के भेजता है तो इसका तात्पर्य ही है युद्ध का निमंत्रण। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मन स्थिति वेनेजुएला से युद्ध की घोषणा की स्थिति थी और मैंने पहले ही आपको बताया कि संप्रभुता अपने विशुद्ध थ्योरेटिकल फॉर्म में किस राज्य से युद्ध की घोषणा करनी है और किससे शांति की घोषणा करनी है इससे भी संबंधित है। यहाँ पे भले ही इंटरनेशनल लॉ में शांति के उद्देश्य से इसकी मनाही है। प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे की संप्रभुता को रिस्पेक्ट करने की बात इंटरनेशनल लॉ में कही गई और इस संप्रभुता नामक शक्ति के प्रयोग करने से भी जो वेनेजुएला को चुनौती मिली है वह भी वेनेजुएला के संप्रभुता पर चुनौती मिली है। भाषा में हम यह कह सकते हैं कि एक संप्रभु राज्य ने दूसरे संप्रभु राज्य के समक्ष उसके संप्रभुता पर चुनौती प्रस्तुत किया और जिस शक्ति के माध्यम से यह चुनौती प्रस्तुत किया गया उसमें भी संप्रभुता नामक शक्ति का ही प्रयोग किया गया है। तो हम इस घटना को राजनीतिक दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ इस रूप में देख सकते हैं। तो इसी के साथ समझने की अपनी कोशिश पर विराम लगाते हैं। हाँ, वास्तव में यह बहुत जटिल अवधारणा है, इसको जटिल मैं नहीं कह रहा हूँ। हैरोल्ड जे लॉस्की उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उस पुस्तक में ही इन्होंने कहा है कि संप्रभुता अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको राजनीति शास्त्र या राजनीति दर्शन से इसको बाहर कर देना चाहिए। तो आज हम इतने जटिल
सिद्धांत को देखने समझने की कोशिश कर रहे थे।